Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will study the heavy ion reaction. Before starting the topic, please subscribe my channel as most of the viewers have not subscribed it. So अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा हेवी आयन रिएक्शन। हेवी आयन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हेवी आयन होता क्या है, ठीक है। देन हम हेवी आयन रिएक्शन की डेफिनेशन देखेंगे एंड उसके आगे जो भी हमारे प्रोसेसेस हैं वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। हेवी आयन रिएक्शन जो हेवी आयन है इट इज़ अ प्रोजेक्टाइल विद ए ग्रेटर दैन 4, ठीक है। ये कोई भी एक प्रोजेक्टाइल या कोई भी इंसिडेंट पार्टिकल जिसका मास नंबर 4 से ज़्यादा हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे हेवी आयन। या फिर हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसका मास नंबर 4 होता है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्टाइल जो कि अल्फ़ा पार्टिकल से हैवी हो उसे हम हेवी आयन कहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हेवी आयन रिएक्शन क्या होगी। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच एन इंसिडेंट पार्टिकल इज़ हेवियर दैन अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें हम अपने इंसिडेंट पार्टिकल को हैवी ले रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल से, ठीक है। कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें हम अपना इंसिडेंट पार्टिकल जो है वो ऐसा लेंगे जो कि अल्फ़ा पार्टिकल से हैवी हो, या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसा इंसिडेंट पार्टिकल लेंगे जिसमें उसका मास नंबर जो है 4 से ग्रेटर हो, ठीक है। इस ऐसी जो रिएक्शन होगी जिसमें हम इंसिडेंट पार्टिकल को ग्रेटर दैन हैवियर दैन अल्फ़ा पार्टिकल लेंगे उसे हम कहेंगे हेवी आयन रिएक्शन, ठीक है। और ये जो हेवी आयन रिएक्शन है ये ऑब्जर्व करी थी बर्कले ने जब उसने जब देखा था कि कार्बन आयन जो है वो स्ट्राइक हुआ था एल्यूमिनियम टारगेट पे, ठीक है। ये जो कार्बन आयन है 6C13 ये स्ट्राइक हुआ था 13 एल्यूमिनियम 27, जो कि ये हमारा यहाँ पे टारगेट न्यूक्लियस है और ये हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है, ठीक है। ये जो कार्बन है ये हमारा यहाँ पे हेवी आयन है, ठीक है। ये इंसिडेंट पार्टिकल है, हेवी आयन क्यों है, क्योंकि इसका मास नंबर है 13 जो कि 4 से ग्रेटर है। तो ये जो हमारा कार्बन आयन है ये हमारा यहाँ पे इंसिडेंट पार्टिकल है। ये जब ये इंसिडेंट पार्टिकल हमारे एल्यूमिनियम टारगेट पे स्ट्राइक हुआ तो हमारे पास एक कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, ठीक है। 19 क्रिप्टन 40 जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है। ये जो स्टार है ये डिनोट कर रहा है कि ये एक एक्साइटेड स्टेट में है, ये कंपाउंड न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जब कार्बन और एल्यूमिनियम में रिएक्शन हुई तो हमारे पास एक कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म हुआ। अब क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में है और जब कोई भी कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म हो वो स्टेबल न्यूक्लियस फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस है ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल होने के लिए फर्दर डीके होगा 19 क्रिप्टन 38 में और 2 न्यूट्रॉन्स एमिट हुए, ठीक है। ये जो रिएक्शन थी ये बर्कले ने ऑब्जर्व करी थी और ये एक हेवी आयन रिएक्शन है जिसमें हमने इंसिडेंट पार्टिकल को अल्फ़ा पार्टिकल के मास नंबर से ज़्यादा लिया है, ठीक है। We can say that this reaction has properties of both the formation of compound nucleus and of stripping and pickup mechanism। कि ये जो हमारी हेवी आयन रिएक्शन है इसमें दो प्रॉपर्टीज़ हुई कि एक तो कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म होगा और दूसरा स्ट्रिपिंग एंड पिकअप मैकेनिज्म होगा, ठीक है। कंपाउंड न्यूक्लियस तो हमारा यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है, ये हमारी चीज़ हमने देख ली। अब स्ट्रिपिंग एंड पिकअप मैकेनिज्म क्या है। स्ट्रिपिंग एंड पिकअप मैकेनिज्म वो एक मैकेनिज्म है जिसमें या तो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल एक न्यूट्रॉन अपने टारगेट को दे दे या फिर जो टारगेट है वो इंसिडेंट पार्टिकल को कुछ न्यूट्रॉन्स दे दे, ठीक है। वो जो ऐसा मैकेनिज्म होगा उसे हम स्ट्रिपिंग एंड पिकअप मैकेनिज्म कहेंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास 2 न्यूट्रॉन जो है वो एमिट हुए थे, तो हम यहाँ पे देख के ये कह सकते हैं कि इसमें हमारा स्ट्रिपिंग एंड पिकअप मैकेनिज्म हुआ है कि क्योंकि या तो हमारे इंसिडेंट पार्टिकल ने अपने जो कुछ न्यूट्रॉन्स जो है 2 न्यूट्रॉन्स एल्यूमिनियम को दिए होंगे या फिर एल्यूमिनियम ने कार्बन को हमारे अपने जो न्यूट्रॉन्स हैं वो दे दिए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस दैट अकर इन हेवी आयन रिएक्शन आर शोन इन द फिगर, ठीक है। ये जो हमारी फिगर है इसमें बहुत 3 टाइप के हमारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। ये जो फिगर है ये है हमारी हेवी आयन रिएक्शन की फिगर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के प्रोसेसेस हो रहे हैं जो कि हम फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है।
हम ये देखेंगे कि एट लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर कूलम इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग दैन एनी अदर इफेक्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखिए सेंटर से ये जो हमारा डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर होगा। ठीक है, जब ये इम्पैक्ट पैरामीटर हमारा बहुत ज़्यादा है तो हमारा जो कूलम स्कैटरिंग जो है वो होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा कूलम इफेक्ट जो है वो डोमिनेटिंग होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी हमारे हैवी आयन रिएक्शन में एक, कि जब भी हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा हो, ठीक है, तब हमारे पास कूलम इफेक्ट जो है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा और किसी भी इफेक्ट पे। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास या तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग होगी या फिर हम कह सकते हैं कि कूलम एक्साइटेशन हो सकती है। और ये इस फिगर से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कूलम स्कैटरिंग हो रही है। ये जो हमारा ये था, ये हमारा इंसिडेंट पार्टिकल था और ये जो है हमारा ये टारगेट न्यूक्लियस है। अब क्योंकि ये इम्पैक्ट पैरामीटर ही बहुत ज़्यादा था, जो सेंटर से हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा था, तो उनमें कोई भी इंटरेक्शन हुई नहीं और यहाँ पे हमारे पास कूलम इफेक्ट जो है वो डोमिनेटिंग होगा और यहाँ पे हमारे पास कूलम स्कैटरिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हेन न्यूक्लियर डेंसिटीज ऑफ द टारगेट एंड प्रोजेक्टाइल जस्ट बिगिंस टू ओवरलैप, nuclear reactions can occur, and at small overlap ordinary elastic or inelastic scattering and few nucleon transfer through direct reactions may occur। मतलब कि जब हमारा जो टारगेट न्यूक्लियस है और इंसिडेंट पार्टिकल है वो ओवरलैप करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, जैसे ये हमारा कोई भी टारगेट न्यूक्लियस है, इसमें हल्का सा ये जो इंसिडेंट पार्टिकल है ये ओवरलैप हो जाए। ठीक है, ये जो टारगेट न्यूक्लियस है ये ओवरलैप कर ले हमारे इंसिडेंट पार्टिकल को, तब हम कह सकते हैं कि कुछ हमारी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो पॉसिबल होंगी। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन तभी पॉसिबल होंगी जब हमारा टारगेट न्यूक्लियस और इंसिडेंट पार्टिकल इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ उनमें ओवरलैपिंग होगी, तब हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे। और अगर ये हमारी स्मॉल ओवरलैपिंग हुई, जैसे इस केस में थोड़ा सा ही ओवरलैप हो रहा है, अगर हमारी स्मॉल ओवरलैपिंग होगी तो हमारे पास इलास्टिक या फिर इनइलास्टिक स्कैटरिंग होगी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर स्कैटरिंग होगी और इस प्रोसेस में हमारे पास डायरेक्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन क्या होता है? कोई भी रिएक्शन जिसमें हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस ना फॉर्म हो। ठीक है, डायरेक्ट हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस और जो भी हमारा आउटगोइंग पार्टिकल है वो हमारे पास आ जाए, उसे हम डायरेक्ट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, थर्ड केस है कि जब हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत छोटा हो, जैसे इस केस में हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, अगर हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो जो न्यूक्लियस है वो कम्प्लीटली ओवरलैप कर लेगा। जो ये जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस है ये इंसिडेंट पार्टिकल को कम्प्लीटली ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास एक कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म होगा या फिर हम कह सकते हैं कि फ्यूजन होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास स्मॉल इम्पैक्ट पैरामीटर होगा तो जैसे ये इंसिडेंट पार्टिकल है तो टारगेट न्यूक्लियस इसे कम्प्लीटली ओवरलैप कर लेगा, इसकी वजह से हमारे पास फ्यूजन हो गई। ठीक है, क्योंकि टारगेट न्यूक्लियस ने इंसिडेंट पार्टिकल को ओवरलैप किया तो हमारे पास कंप्लीट फ्यूजन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म होगा। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं कि एक इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्म हो जाएगी हमारे रिएक्शन में। ठीक है, देन अब ये जो हमारा कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि टू ओवरकम द रिपल्सिव कूलम बैरियर द इंसिडेंट आयन मस्ट बी क्वाइट एनर्जेटिक एंड दस द कंपाउंड न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड विद अ कंसिडरेबल एक्साइटेशन एनर्जी। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कूलम बैरियर भी होगा, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन होगी, इंसिडेंट पार्टिकल है, टारगेट न्यूक्लियस है, वहाँ पे हमारे पास रिपल्सिव कूलम बैरियर होगा। और अगर हमें कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म करना है तो हमारी जो इंसिडेंट आयन है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हमारे पास एक कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म हो सके। एनर्जी ज़्यादा क्यों हो? ताकि वो रिपल्सिव कूलम बैरियर को ओवरकम कर सके। ठीक है, अगर हमारे पास एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी, वो जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो रिपल्सिव कूलम बैरियर को ओवरकम नहीं कर पाएगा और हमारे पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हैवी आयन रिएक्शन में हमने 3 प्रोसेस देखे। जो 3 प्रोसेस है वो ये है कि अगर हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत ज़्यादा होगा तो कूलम इफेक्ट हमारा डोमिनेटिंग होगा, उसकी वजह से कूलम स्कैटरिंग हो जाएगी, हमारे पास कोई भी रिएक्शन ही नहीं आएगा। ठीक है, सिंपली हमारा इंसिडेंट पार्टिकल ऐसे ही टारगेट न्यूक्लियस के पास से निकल जाएगा, हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, सेकंड चीज़ है कि जब हमारे पास स्मॉल ओवरलैपिंग हो, ठीक है, अगर टारगेट न्यूक्लियस जो है वो इंसिडेंट पार्टिकल को थोड़ा सा ओवरलैप करे तो हमारे पास न्यूक्लियर स्कैटरिंग होगी, इलास्टिक या इनलास्टिक हो सकती है, और यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट रिएक्शन आएगा।
डायरेक्ट रिएक्शन वो होता है जिसमें हमारे पास कोई भी कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म नहीं होता, ठीक है। देन थर्ड चीज़ है कि जब हमारा टारगेट न्यूक्लियस इंसिडेंट पार्टिकल को कंप्लीटली ओवरलैप कर ले, ठीक है, पूरा फ्यूजन हो जाए, तब हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो है वो हमारी हेवी आयन रिएक्शन में पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे जो कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म हो गया, ठीक है। अब कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो डीके भी होगा, ठीक है, और वो डीके मोड्स भी हमारे पास डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो द कंपाउंड न्यूक्लियस मे डीके इन वेरियस वेज। फर्स्ट चीज़ है कि वो फिजन के थ्रू डीके हो सकता है, ठीक है। जो भी हमारा कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है वो फिजन करके जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। ये केस होगा हैवी न्यूक्लियाई में। जब हमारे पास हैवी न्यूक्लियाई होंगे, कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म होगा, तो जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो डीके हो सकता है स्टेबल न्यूक्लियस बनने में, और ये हो सकता है बाय फिजन, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास कूलम बैरियर है, तो कूलम बैरियर जो है वो फिजन को थोड़ा रोकेगा, ठीक है, वो अवॉइड करेगा फिजन को। इससे बेटर जो डीके मोड है वो ये है कि कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो किसी पार्टिकल को एमिट कर दे, ठीक है। हमारा फिजन के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है कि जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो फिजन के थ्रू स्प्लिट हो जाए और डीके कर दे स्टेबल न्यूक्लियस में। लेकिन क्योंकि हमारे पास कूलम बैरियर प्रेजेंट है, वो इनहिबिट करेगा या कि रोकेगा फिजन को, ठीक है। तो इससे बेटर जो चीज़ है डीके करने के लिए वो ये होगी कि कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो डीके हो जाए थ्रू पार्टिकल एमिशन, कोई भी पार्टिकल एमिट हो और जो हमारा कंपाउंड न्यूक्लियस है वो स्टेबल न्यूक्लियस में आ जाए, ठीक है। देन हाउएवर एमिशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज ऑल्सो इनहिबिटेड, बट इस पार्टिकल एमिशन में भी हमारे पास एक कंडीशन है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे एमिट नहीं होंगे। एमिट क्या होगा, वो है हमारा न्यूट्रॉन, ठीक है, जो कि चार्ज नहीं है, वो अनचार्ज्ड पार्टिकल है। तो जो एमिशन ऑफ न्यूट्रॉन है ये सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड मोड होगा डीके का, ठीक है। अगर हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म होगी हैवी आयन रिएक्शन में, तो वो क्या है कि वो स्प्लिट डीके करने के लिए या तो फिजन प्रोसेस हो सकता है या फिर पार्टिकल एमिशन हो सकता है। और पार्टिकल एमिशन में भी हमारे पास कंडीशन है कि चार्ज्ड पार्टिकल्स जो है वो एमिट नहीं होंगे, जो अनचार्ज्ड पार्टिकल न्यूट्रॉन है वो हमारे पास एमिट हो सकता है। और ये फिजन और पार्टिकल एमिशन में से हमारे पास जो एमिशन ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड मोड माना जाता है हैवी आयन रिएक्शन में, ठीक है, फॉर हैवी न्यूक्लियाई। देन अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाई डू वी स्टडी दीज रिएक्शंस। ये जो हैवी आयन रिएक्शन है ये हमें स्टडी क्यों करनी है, ठीक है। तो ये हम करते हैं टू सर्च अ स्टेबल और नियरली स्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है। ये हमारे अजम्पशंस है कि हम इन रिएक्शंस को इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि हमारे पास स्टेबल या फिर नियरली स्टेबल न्यूक्लियाई आ जाए ऑफ सुपर हैवी एलिमेंट्स, ठीक है। जो सुपर हैवी एलिमेंट्स हैं उनके स्टेबल या नियरली स्टेबल न्यूक्लियस हमें मिल जाए, इसलिए हम हैवी आयन रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्टेबल न्यूक्लियस हमें चाहिए वो कैसे हम फाइंड करेंगे कि बाय बम्बार्डिंग द हैवीएस्ट पॉसिबल क्वाजी स्टेबल टारगेट्स विद बीम्स सच एज सल्फर और कैल्शियम, ठीक है। हम क्या करेंगे, सल्फर और कैल्शियम की बीम के साथ क्वाजी स्टेबल हैवीएस्ट पॉसिबल जो टारगेट्स होंगे, जैसे कि हमारे पास ये कैलिफोर्नियम है, ठीक है, इसकी जो हाफ लाइफ है वो 351 ईयर्स है, मतलब ये क्वाजी स्टेबल हमारे पास एक टारगेट है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, बम्बार्ड करवाएंगे सल्फर और कैल्शियम के साथ, ठीक है, टू प्रोड्यूस स्टेबल प्रोडक्ट्स अराउंड Z = 114 एंड N = 164 फॉलोइंग फ्यू न्यूक्लियन एमिशन फ्रॉम द कंपाउंड स्टेट, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि अगर हमें ये जो रिएक्शंस है स्टेबल न्यूक्लियस के लिए हम पढ़ रहे हैं, और ये स्टेबल न्यूक्लियस है, हम ये सुपर हैवी एलिमेंट्स के स्टेबल न्यूक्लियस या फिर नियरली स्टेबल न्यूक्लियाई सर्च करने के लिए हम इन्हें पढ़ रहे हैं। और ये हम कैसे करेंगे कि हम बम्बार्ड करवाएंगे हैवीएस्ट पॉसिबल क्वाजी स्टेबल टारगेट्स को विद सल्फर या कैल्शियम। जब ये कैलिफोर्नियम को हम सल्फर या फिर कैल्शियम के साथ बम्बार्ड करवाएंगे तो हमारे पास एक ऐसा न्यूक्लियस आए जिसका Z यानी कि एटॉमिक नंबर 114 हो और न्यूट्रॉन नंबर जो है वो 164 हो, ठीक है। और ये एक ऐसा न्यूक्लियस फॉर्म होने के साथ साथ हमारे पास कुछ न्यूक्लियॉन्स भी एमिट हों, ठीक है। तो
बेसिकली हमारे पास ये हैवी आयन रिएक्शन पढ़ने का एक रीज़न ये है कि हम स्टेबल न्यूक्लियस फाइंड करें ऑफ सुपर हैवी एलिमेंट्स। ठीक है, सुपर हैवी एलिमेंट्स के हम स्टेबल न्यूक्लियस फाइंड करें, इसके लिए हम इन्हें पढ़ रहे हैं। ठीक है, अनदर पॉसिबिलिटी जो है कि सेकंड पॉसिबिलिटी जो है कि हम ये रिएक्शंस क्यों पढ़ रहे हैं वो ये है कि another possibility is to produce a highly unstable, extremely heavy compound state in a reaction such as uranium plus uranium, such that fission reaction may produce a stable super heavy nucleus। ठीक है, another possibility ये है कि हम highly unstable एक्सट्रीमली हैवी कंपाउंड स्टेट फॉर्म करें जब यूरेनियम और यूरेनियम का हमने न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया। ठीक है, एक हमारे पास हाईली अनस्टेबल फॉर्म आए जिसके बाद हमारे पास एक फिजन रिएक्शन हो जो कि एक स्टेबल न्यूक्लियस प्रोड्यूस करे सुपर हैवी न्यूक्लियस का। ठीक है, हमारे पास एक सुपर हैवी न्यूक्लियस आए जो कि स्टेबल हो। ठीक है, इसलिए भी हम इसे जो हैवी आयन रिएक्शन है इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी कि हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम एक हैवीएस्ट जो सुपर हैवी एलिमेंट्स हैं, बेसिकली यहाँ पे यही है कि सुपर हैवी एलिमेंट्स के हमें स्टेबल न्यूक्लियस फॉर्म करने हैं। ठीक है, वो दो प्रोसेस में हो सकते हैं, या तो हम सल्फर और कैल्शियम को कैलिफोर्नियम के साथ बम्बार्ड करवाएं और एक ऐसा न्यूक्लियस आए जिसकी ये Z नंबर 114 हो और न्यूट्रॉन नंबर 164 हो और उसके साथ साथ कुछ न्यूक्लियंस एमिट हो, या फिर हम ये जो रिएक्शन है यूरेनियम प्लस यूरेनियम ये करवाएं और इसकी वजह से हमारे पास एक कंपाउंड स्टेट फॉर्म हो जो कि हाईली अनस्टेबल है। देन फिजन रिएक्शन के थ्रू हमारे पास एक स्टेबल सुपर हैवी न्यूक्लियस फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास ये रीज़न था कि हमारे पास सुपर हैवी हमें एक स्टेबल न्यूक्लियस चाहिए, सुपर हैवी स्टेबल न्यूक्लियस। बट अगर हम एक्चुअल देखें, ठीक है, तो ये जो हमारी अप्रोचेज़ है ये सक्सेसफुल अभी तक हुई नहीं है। हमारे पास कोई भी ऐसा सुपर हैवी स्टेबल न्यूक्लियस नहीं मिला है। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, फिर अब ये जो अनदर यूनिक फीचर ऑफ हैवी आयन रिएक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमने देखा कि हैवी आयन क्या है, हैवी आयन रिएक्शन क्या है, हैवी आयन रिएक्शन को पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, देन अब हमारे पास हैवी आयन रिएक्शन के कुछ फीचर्स हैं जो कि है कि हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंगुलर मोमेंटम जो है कंपाउंड न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एंगुलर मोमेंटम जो है कंपाउंड न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र हो सकता है हैवी आयन रिएक्शंस में। फॉर एग्जांपल अगर हम ये रिएक्शन करवाएं कैल्शियम प्लस गोल्ड, ठीक है, तो हमारे पास एक अगर वहाँ पे हमारे पास कूलम बैरियर होगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और अगर हम इंसिडेंट पार्टिकल जो कि कैल्शियम है यहाँ पे, कैल्शियम को अगर हम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दें तो हमारे पास एक ग्रेजिंग कोलिजन होगा और जो एंगुलर मोमेंटम है वो होगा 140 एच कट जो कि कंपाउंड न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ये एग्जांपल था कि कैसे हम एंगुलर मोमेंटम, बहुत ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम जो है कंपाउंड न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो है कि अगर हम इतनी अमाउंट की जो हमारा कूलम बैरियर अगर होगा और इतनी अमाउंट की एनर्जी हम अपने इंसिडेंट पार्टिकल को दे दें तो हम 140 एच कट एंगुलर मोमेंटम अपने सिस्टम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर कंपाउंड न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र हो सकता है। Even at collisions with smaller impact parameter, angular momentum L greater than or equal to 40 h cut is transferred to compound nucleus और system। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास स्मॉलर इम्पैक्ट पैरामीटर भी हो, बहुत ज़्यादा छोटा इम्पैक्ट पैरामीटर भी हो, तब भी हम अपने कूलम कंपाउंड न्यूक्लियस या कंपाउंड सिस्टम को L ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 एच कट दे सकते हैं। मतलब कि एंगुलर मोमेंटम जो है हम 40 एच कट से ज़्यादा या 40 एच कट के इक्वल अपने कंपाउंड सिस्टम को दे सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हैवी आयन रिएक्शन का यही एक फीचर है कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंपाउंड सिस्टम को ट्रांसफ़र हो जाता है। देन हमारे पास हैवी आयन रिएक्शन की जो फीचर है वो ये है कि अगर हमारे पास सेम टारगेट न्यूक्लियस हो तो हम डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे हमारे पास ये जो दो रिएक्शंस हैं, यहाँ पे हमने जो टारगेट न्यूक्लियस लिया है यूरेनियम, ठीक है, दोनों में हमने यूरेनियम टारगेट न्यूक्लियस लिया है, इंसिडेंट पार्टिकल्स हमारे डिफरेंट है। तो जब सेम टारगेट न्यूक्लियस लिया है हमारे पास डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट में हमारे पास क्या है, यूरेनियम को हमने कैल्शियम के साथ
कार्बन के साथ हमने यूरेनियम को बम्बार्ड करवाया तो हमारे पास कैलिफोर्नियम आया। देन यूरेनियम को अगर हम नाइट्रोजन के साथ करवाएंगे तो हमारे पास आइंस्टीनियम आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सेम टारगेट न्यूक्लियस लिया है बट हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट्स है वो डिफरेंट आए हैं। तो ये एक और फीचर है हैवी आयन रिएक्शन का। देन सेकेंड फीचर ये है कि अगर हमें सेम प्रोडक्ट न्यूक्लियस चाहिए हो, जैसे यहाँ पे हमें अगर हमें सोडियम चाहिए, ठीक है, अगर हमें सेम प्रोडक्ट न्यूक्लियस सोडियम चाहिए तो हम दो डिफरेंट रिएक्शन से हम सोडियम को बना सकते हैं। वो कैसे होगा? अगर हम एल्यूमिनियम को ड्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास सोडियम फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन एक्साइटेड स्टेट में फॉर्म हुआ जो कि फर्दर डीके हुआ है सोडियम प्लस हाइड्रोजन प्लस अल्फा पार्टिकल। देन सेकेंड रिएक्शन में हमने एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन लिया है, ठीक है, और जो जिससे भी हमारे पास फिर से सिलिकॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में फॉर्म हुआ जो फर्दर डीके हुआ सोडियम में। ठीक है, तो यहाँ पे दो फीचर्स ये आए कि अगर हमारे पास सेम टारगेट न्यूक्लियस हो वहाँ से हम डिफरेंट प्रोडक्ट न्यूक्लियस फॉर्म कर सकते हैं, और अगर हमारे पास डिफरेंट टारगेट न्यूक्लियस और इंस्टेंट पार्टिकल्स हो तो हमारे पास सेम जो है प्रोडक्ट न्यूक्लियस भी फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास टारगेट भी सेम है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट भी सेम है। तो ये सारे हमारे फीचर्स थे, ठीक है। ये हमने सारे प्रोसेस देखे कि हैवी आयन क्या है, हैवी आयन रिएक्शन क्या है, हैवी आयन रिएक्शन में प्रोसेसेस क्या होते हैं। देन ये हम स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक सुपर हैवी स्टेबल न्यूक्लियस चाहिए बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। देन हमने कुछ यूनिक फीचर्स देखे हमारे हैवी आयन रिएक्शन के कि वो एंगुलर मोमेंटम जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हमारे कंपाउंड सिस्टम को ट्रांसफ़र हो सकता है। देन हमने ये दो रिएक्शन स्टडी करी। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।